अब सीखते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। अब सीखेंगे परिचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस। नाम से ही जाहिर हो रहा है, ऑपरेट करने के बाद जो बचता है, जो अतिरिक्त बचता है, यानी कहने का मतलब किसी भी उद्योग के उत्पादन से प्राप्त आय में से उत्पादन की लागत घटा लेने पर जो आता है उसे ऑपरेटिंग सरप्लस या परिचालन अधिशेष कहते हैं। इसके अंतर्गत किराया, ब्याज, लाभ, लाभांश, रॉयल्टी आदि आता है। ध्यान देंगे, उदाहरण के लिए मान लिया जाए किसी शराब को बनाने में 100 रुपया लगता है और उसकी बिक्री 140 रुपया में की जाती है, तो यहाँ 40 रुपया जो है वह ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाता है, जिसकी बंटवारा किराए के रूप में, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में, लाभांश के रूप में, रॉयल्टी के रूप में, टैक्स के रूप में दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आधार वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आधार वर्ष। तो जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो किसी ऐसे वर्ष का डाटा लिया जाता है जिस वर्ष में कोई आर्थिक हलचल नहीं हुई हो, कोई ज्यादा बूम की स्थिति अर्थव्यवस्था में नहीं हुई हो। वर्तमान आय की तुलना की जाती है, तो इसे ही आधार वर्ष कहा जाता है। वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है। इसी आधार पर भारत की जीडीपी की गणना की जाती है। लेकिन एनडीए सरकार की योजना है कि वर्ष 2026 से आधार वर्ष चेंज कर दिया जाए। तो हो सकता है कि अप्रैल 26 से आधार वर्ष का बदलाव हो सकता है, और इसके लिए आधार वर्ष जो है 2022-23 कर लिया जाएगा, क्योंकि इस वर्ष कोई ज़्यादा आर्थिक हलचल भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं देखने को मिला है। आगे चलते हैं। स्थिर मूल्य किसे कहते हैं? कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस, तो जब जीडीपी की गणना आधार वर्ष पर की जाती है, जब जीडीपी की गणना आधार वर्ष पर की जाती है तो उसे स्थिर मूल्य कहा जाता है, क्योंकि इसमें महंगाई का प्रभाव नहीं होता है। ध्यान देंगे, जब जीडीपी की गणना आधार वर्ष पर की जाती है तो उसे स्थिर मूल्य कहा जाता है। इसमें महंगाई का प्रभाव शामिल नहीं होता है। जैसे अभी बताए हैं कि भारत का आधार वर्ष स्थिर मूल्य वाला 2011-12 है। और मौद्रिक मूल्य किसे कहते हैं? मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू किसे कहते हैं? तो जब किसी वस्तु का दाम जो होता है, किसी वस्तु की जो प्राइस होती है, वह प्राइस उस वस्तु का मौद्रिक मूल्य होता है। मान लीजिए किसी घड़ी का दाम 440 रुपया है, तो यह दाम उस घड़ी का मौद्रिक मूल्य हो गया। अब चर्चा करते हैं बाजार मूल्य किसे कहते हैं? मार्केट प्राइस। जब किसी वस्तु और सेवा को बाजार में हम खरीदते हैं ना, बाजार में किसी वस्तु को बाजार में खरीदते हैं, और जब उसका मूल्य बाजार द्वारा ही तय होता है तो इसे बाजार मूल्य कहा जाता है। जब किसी वस्तु और सेवाओं का मूल्य बाजार द्वारा तय हो उसे बाजार मूल्य कहा जाता है। आगे आता है निवल शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। निवल, निवल को ही शुद्ध कहा जाता है। निवल अप्रत्यक्ष कर या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो ध्यान देंगे, कोई भी कंपनी जब
उद्योग चलाती है तो सरकार उससे टैक्स लेती है, या कभी-कभी सरकार उसको आगे बढ़ाने के लिए योगदान भी देती है, जिसे सब्सिडी कहा जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी जब निकाल लेते हैं, तो निव्वल अप्रत्यक्ष कर या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आ जाता है। यानी सरकार द्वारा ली जाने वाले कर में से सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को घटा दिया जाता है, तो उसे ही निव्वल अप्रत्यक्ष कर या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। आगे चर्चा करते हैं। निव्वल यानी नेट शुद्ध, निव्वल विदेशी आय या शुद्ध विदेशी आय। ध्यान देंगे, जब भारत में कोई विदेशी काम करता है तो भारत से आय कमाता है, और जब भारतीय विदेश में रह करके वहाँ काम करते हैं तो वहाँ उस देश से वो आय कमाते हैं। तो विदेशों में भारत की आय में से भारत में विदेशियों की आय घटा लिया जाता है, तो नेट विदेशी आय या निव्वल विदेशी आय बचता है। स्पष्ट है? यानी यहाँ के जो लोग विदेश में काम करते हैं उनकी आय में से, और विदेशी लोग यहाँ काम करते जो आय कमाते हैं, उन दोनों को घटा लेने पर जो बचता है उसे निव्वल विदेशी आय कहा जाता है। अब आता है चालू या प्रचलित मूल्य। ध्यान देंगे, हम बाजार में जाते हैं और बाजार जाकर किसी वस्तु को खरीदते हैं, और खरीदने के लिए जो उसको मूल्य चुकाते हैं, जिसमें महंगाई दर भी शामिल रहती है, महंगाई भी शामिल रहती है, ऐसे मूल्य को प्रचलित मूल्य कहते हैं। बाजार जा करके जब हम वस्तु को खरीदते हैं और इसमें महंगाई दर शामिल रहती है, तो ऐसे मूल्य को प्रचलित मूल्य कहा जाता है। यह मूल्य हमेशा बदलते रहता है, स्थिर नहीं रहता है। मान लीजिए कल केला का दाम 20 रुपये दर्जन है, अगले दिन 40 रुपये दर्जन हो गया, तो यह क्या होगा जी? प्रचलित मूल्य हो गया। स्पष्ट है? अब ध्यान देंगे, अब पूछता है मूल्य ह्रास किसे कहते हैं? मूल्य ह्रास क्या होता है? ध्यान देंगे, मूल्य ह्रास। तो कभी कभी उत्पादन के साधन कौन कौन होते हैं? मशीन, कच्चा माल, माल, श्रमिक, ये सब उत्पादन के साधन होते हैं। तो कभी कभी इन उत्पादन के साधनों का दाम में कमी आती है, मूल्य में कमी आती है, जैसे रूम रेंट कम हो जाते हैं, श्रमिक की मजदूरी दर कम हो जाती है, कच्चा माल का दाम गिर जाता है। इस स्थिति को, इस कमी को मूल्य ह्रास कहा जाता है। आगे चर्चा करते हैं। अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं? मान लीजिए कि चीनी इंडस्ट्री है, वहाँ गन्ना से जब अंतिम रूप में चीनी जब तैयार हो जाती है खाने लायक, तो वह क्या होती है? फाइनल गुड्स यानी अंतिम वस्तुएं होती है। उदाहरण के लिए एक और समझ ले, कॉटन जो होता है उससे हम लोग शॉर्ट पैंट बना लेते हैं, तो यह अंतिम वस्तुएं हो गई। क्लियर है? आगे चलते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं। ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि कॉटन से क्या बनता है? पहले धागा बनाया जाता है, और उस धागा से क्या बनता है जी? कपड़ा बनता है। तो जो कॉटन से धागा जो बना, यह धागा जो क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु हो गया। यह धागा जो है मध्यवर्ती वस्तु हो गया। ये है ना? यानी औद्योगिक प्रक्रियाओं में, उत्पादन प्रक्रियाओं में तैयार ऐसा माल जिससे पुनः दूसरा माल या दूसरा वस्तु तैयार किया जाता है, उसे मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। अब आता है साधन लागत। साधन लागत में होता है कॉस्ट फैक्टर। मान लिया जाए कि किसी वस्तु को बनाने में मशीन के खर्चा लगता है, औजार लगता है, श्रमिक की खर्चा लगती है, कच्चा माल का दाम लगता है, बिजली लगता है, पानी की कॉस्ट लगता है। इसमें जो कॉस्टिंग लगता है, उसके बाद वह वस्तु तैयार हो जाता है बन करके। यानी किसी वस्तु को बनाने के लिए
जितनी भी खर्चे होती है श्रमिक, कच्चा माल पर, कर्मचारी पर, ये सभी क्या कहलाते हैं? साधन लागत कहलाते हैं। यानी किसी वस्तु के बनने में जितना खर्चा आता है वो उस वस्तु का साधन लागत कहलाती है। स्पष्ट है? अब आती है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पादन, जीडीपी, जैसे खूब पढ़े हम लोग। ध्यान देंगे, एक वित्तीय वर्ष में, तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है अर्थशास्त्र में। एक वित्तीय वर्ष में पूरे भारतीय भूभाग में, पूरे भारतीय क्षेत्र में, जहां भारतीय उद्योग या विदेशी कंपनियां काम करते रहे हो, इन दोनों द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। किसी वित्तीय वर्ष में संपूर्ण भारतीय भूभाग में भारतीय कंपनी या विदेशी कंपनी या भारतीय उद्योग या विदेशी उद्योगों द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। स्पष्ट है? आगे चलते हैं। जीडीपी एमपी क्या होता है? जीडीपी एमपी क्या होता है? तो वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का निर्धारण जब बाजार द्वारा किया जाता है, मार्केट, जीडीपी एमपी यानी मार्केट प्राइस। यहाँ देखिए, ध्यान देंगे, जीडीपी एमपी लिखा हुआ है। एमपी मतलब मार्केट प्राइस। यानी जब वस्तु, अंतिम रूप से जब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और उसका मूल्य का निर्धारण बाजार करता है, तो उसे जीडीपी मार्केट प्राइस कहा जाता है। तो जीडीपी मार्केट प्राइस में से निवल अप्रत्यक्ष कर निकाल लेते हैं तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। क्लियर है? अब देखिए, अब आता है एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी में से मूल्य ह्रास निकाल देने पर जो आता है उसे एनडीपी कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में भारतीय नागरिकों द्वारा भारत में और विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिक द्वारा कुल जो आय प्राप्त किया जाता है उसको, और भारत में अंतिम रूप से वस्तु और सेवाओं का मूल्य को जोड़ देने पर जो आता है वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ध्यान देंगे कि एक वित्तीय वर्ष में भारतीय नागरिकों का आय और विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों की आय के अलावा भारत में उत्पादित अंतिम और वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, नेट राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है कि जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर कोई विदेशी यहाँ रहकर काम कर रहे हैं तो उनके आय को घटा देते हैं तो नेट राष्ट्रीय उत्पाद आ जाता है। अब होता है सकल मूल्यवर्धन। तो सकल मूल्यवर्धन किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। यहाँ उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही सकल मूल्यवर्धन कहा जाता है। ध्यान देंगे, जीडीपी और सकल मूल्यवर्धन में अंतर क्या है कि यहाँ सेक्टर बांट दिया हुआ, प्राथमिक, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर से अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, और वहाँ कहा जाता है कुल भारतीय क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अब आता है व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम, जिसको पीआई कहा जाता है। तो एक वित्तीय वर्ष में किसी परिवार के द्वारा सभी स्रोतों से प्राप्त जो आय होती है उसे ही व्यक्तिगत आय कहा जाता है। ध्यान देंगे, एक वित्तीय वर्ष में मान लीजिए कि कोई एक टीचर है जो पढ़ाता भी है, पार्ट टाइम काम भी करता है
और किसी कहीं सलाहकार के रूप में काम करता है और सब जगह से उसको पैसा आता है, तो यह जो आय होगी उसको व्यक्तिगत आय कहलाएगी। यानी किसी परिवार के सभी स्रोतों से प्राप्त आय को व्यक्तिगत आय कहा जाता है। यह देश के नागरिकों को वास्तव में प्राप्त होने वाली आय है। तो पीआई का फॉर्मूला था पर्सनल इनकम का, कि राष्ट्रीय आय प्लस ट्रांसफर पेमेंट अतिरिक्त भुगतान, इन दोनों को जोड़ करके निगम कर को घटा लेने पर जो आता है उसे व्यक्तिगत आय कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, भारत में राष्ट्रीय आय के मापने की शुरुआत की कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय मापने का प्रयास दादा भाई नेहरू जी द्वारा 1867-68 में किया गया था। उन्होंने बताया कि उस समय देश की राष्ट्रीय आय लगभग 340 करोड़ रुपये। अब देखिए, उस समय मात्र 340 करोड़ राष्ट्रीय आय थी और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। इसकी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल में किया था। समय समय पर अन्य विद्वान जो है राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताते हैं, जिसमें एक नाम आता है फिजले सिराज। इन्होंने 1911 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताया। वाडिया और जोशी ने, यह शास्त्री थे, 1913-14 में प्रति व्यक्ति आय 44 रुपये 30 पैसा बताया। जबकि एक बहुत बड़े विद्वान थे VKR राव, जो राष्ट्रीय आय समिति गठन हुआ था उसके सदस्य भी थे, VKR राव। इन्होंने 1931-32 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 62 रुपया बताया और राष्ट्रीय आय निकालने के लिए इन्होंने वैज्ञानिक तरीका बताया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय आय समिति के मेंबर थे। अब आगे चर्चा करते हैं, आज़ादी के बाद भी राष्ट्रीय आय के मापने के लिए 1948 में वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय आय समिति गठन किया था। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आय को मापने के लिए एक राष्ट्रीय आय समिति गठन किया गया था, जो वित्त मंत्रालय द्वारा गठित किया गया था। इसके चेयरमैन थे प्रोफेसर महालनोबिस। चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर महालनोबिस। इसके दो अन्य सदस्य थे, जिसमें एक VKR राव भी थे। 1948 में जो कमेटी गठित हुआ था राष्ट्रीय आय समिति, उन्होंने 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और बताया कि 1948-49 में राष्ट्रीय आय 8,650 रुपये थी और प्रति व्यक्ति आय उस समय 246 रुपये 9 पैसे बताया। और इन्होंने एक सिफारिश में बताया कि एक राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए एक संगठन होना चाहिए। इसी के रिपोर्ट के आधार पर 1951 में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO गठन हुआ। CSO जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इसके अलावा एक अन्य संगठन है जिसका नाम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO। यह राष्ट्रीय आय के आंकड़ा को एकत्रित करता है और राष्ट्रीय आय के आंकड़ा को प्रकाशित करता है। ध्यान देंगे, वर्ष 2019 में CSO और NSSO को मिला करके NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। क्वेश्चन पूछता है कि CSO और NSSO को कब मिलाया गया? 2019 में। अब मिलाने के बाद क्या बना? तो NSO बनाया गया, जो राष्ट्रीय आय की गणना के कार्य, आंकड़ा एकत्रित करने का काम और आंकड़ा को प्रकाशित करने का काम वर्तमान में कर रहा है। आगे ध्यान देंगे, जनवरी 2015 से राष्ट्रीय आय की गणना आर्थिक सर्वेक्षण और आर्थिक विकास के आधार पर किया जाने लगा है। जनवरी 2015 से राष्ट्रीय आय की गणना आर्थिक सर्वेक्षण और आर्थिक विकास के आधार पर की जाने लगी है। 2018 से राष्ट्रीय आय गणना GDP की जगह पर RBI ने GDP का उपयोग करना शुरू कर दिया।
आगे ध्यान देंगे, आधार वर्ष में बदलाव, जैसा कि हम लोग बताए हैं कि पिछला 2011-12 आधार वर्ष था, लेकिन आधार वर्ष ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई बड़ी मंदी, कोई बड़ी तेजी या कोई आपदा न हो। वर्तमान में भारत का आधार वर्ष 2011-12 है, लेकिन एनडीए सरकार ने एक समिति गठित किया था। उनके अनुसार 2026 से नया आधार वर्ष 22-23 हो जाएगा, यानी अप्रैल 26 से आधार वर्ष 11-12 को चेंज करके 22-23 कर दिया जाएगा। अब राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा बहुत व्यापक है। हम कई तरह से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, जीडीपी, जीबीपी, जीएनपी, तरह तरह के। तो ध्यान देंगे संक्षिप्त रूप से, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के संसाधनों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं को सकल मौद्रिक मूल्य, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी शामिल किया जाता है। अब आता है जीडीपी। तो इसको दो भाग होते हैं, सांकेतिक जीडीपी जिसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, और वास्तविक जीडीपी। जब जीडीपी की गणना वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाता है उसे सांकेतिक जीडीपी कहते हैं, और जब जीडीपी की गणना स्थिर मूल्य पर किया जाता है तो उसे वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। क्लियर है? अब होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है? जब वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है मार्केट तय करता है, मार्केट द्वारा वस्तु और सेवाओं का मूल्य तय होती है, मार्केट में वस्तु को छोड़ दिया जाता है और वस्तु जो अपने आप मूल्य मार्केट के हिसाब से तय कर लेती है उसे मार्केट प्राइस कहा जाता है। तो मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट, प्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी निकाल दिया जाता है। अब देखिए, साधन लागत किसे कहते हैं? साधन लागत किसे कहते हैं? ध्यान देंगे, साधन लागत किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए एक उद्योग में कई चीजें की आवश्यकता पड़ती है, कई साधनों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी के अभाव में कोई साधन नहीं रहता है तो इसके अभाव में उसके अभाव में वह वस्तु नहीं बन सकती है। तो उत्पादन का साधन क्या होता है? उत्पादन के साधन चर्चा करते हैं। पूंजी होता है, मकान और भूमि होता है, कर्मचारी और प्रबंधक होते हैं, श्रमिक होते हैं, उद्यमी होते हैं। तो पूंजी जो को क्या, मान लीजिए कि किसी उद्योग लगाने के लिए हम किसी बैंक से लोन लिए, तो पूंजी लिए, तो लोन क्या पूंजी के लिए बदले ब्याज देंगे उसका। मान लीजिए भूमि और मकान लिए तो उसका रेंट देंगे, किराया देंगे। मान लीजिए अब लेबर रखे हैं, श्रमिक रखे हैं, प्रबंधक रखे हैं तो उसको वेतन देंगे, श्रमिक है तो मजदूरी देंगे। अब मान लीजिए मैंने उद्योग लगाया, मैं मालिक हूँ तो मुझे लाभ मिलेगा। तो ये देखते हैं कि सारे कॉस्ट, जिस पर कॉस्ट खर्च होती है, जिस पर व्यय मद होता है किसी वस्तु को उत्पादन करने में, तो उसे ही फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत, साधन ये हुए और उस पर लागत ये हुए, तो ये क्या हुए? साधन के लागत हुए। निजी आय, निजी क्षेत्र से प्राप्त अर्जित आय, निजी क्षेत्र से प्राप्त आय को निजी आय कहते हैं। जबकि प्रति व्यक्ति व्यय योग्य आय, डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, तो इसके अंतर्गत क्या होता है? व्यक्तिगत व्यय योग्य आय के अंतर्गत क्या होता है? व्यक्तिगत आय में से सरकार द्वारा जो टैक्स लिया जाता है और टैक्स लेने के बाद जो आय बच जाता है उसे व्यक्तिगत व्यय योग्य आय कहा जाता है। क्लियर है ना?
यानी किसी व्यक्ति के जब जो भी आय कमाता है उसमें जो टैक्स देने के बाद से जो बच जाता है उसे व्यक्तिगत व्यय योग्य आय कहा जाता है, क्योंकि अब वो पैसे बचे हुए पैसे को वह व्यय कर सकता है। ध्यान देंगे, वर्ष 2015 में ही राष्ट्रीय आय की गणना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछता है कि राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर होती है कि मार्केट प्राइस पर होती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना पहले साधन लागत पर होती थी, अब मार्केट प्राइस पर की जाने लगी है 2015 से। 2015 से राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर न होकर के मार्केट प्राइस पर की जाने लगी है। VBI क्वेश्चन है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय मापने की विधि। राष्ट्रीय आय मापने के अनेक विधियां हैं। राष्ट्रीय आय मापने के लिए अनेक विधियां हैं, जिसमें एक आता है उत्पादन विधि, एक आता है आय विधि और एक आता है व्यय विधि। तो उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि राष्ट्रीय आय मापने की ये अन्य विधियां हैं। अब ध्यान देंगे, उत्पादन वृद्धि किसे कहते हैं? तो जब एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जब ज्ञात कर लिया जाता है तो उसे उत्पादन विधि कहा जाता है। उत्पादन के बारे में ज्ञात कर लेना, जब एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन का मौद्रिक मूल्य को ही उत्पादन विधि कहा जाता है। इस प्राइस का मौद्रिक मूल्य बाजार मूल्य पर आधारित होता है, इसलिए इसे जीडीपी मार्केट प्राइस कहा जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, उत्पादन विधि की गणना करते समय निम्न ध्यान देंगे, इसमें पुरानी वस्तुएं या पिछले साल का अनबिकी वस्तुएं को शामिल नहीं किया जाता है, या पुराना स्टॉक को शामिल नहीं किया जाता है। यानी किसी भी तरह के पुरानी अनबिकी वस्तु, पुरानी स्टॉक, पुरानी क्रय विक्रय वाली वस्तु को शामिल नहीं किया जाता। जो भी शामिल होगा वर्तमान वर्ष में उत्पादित होना चाहिए, तो मौद्रिक मूल्य होनी चाहिए। इसमें शामिल वस्तुएं वर्तमान वित्तीय वर्ष में उत्पादित होना चाहिए, एकदम साफ साफ बताया गया है। क्लियर? इसमें माध्यमिक वस्तुएं यानी मध्यवर्ती वस्तु शामिल नहीं किया जाता है। मान लीजिए मध्यवर्ती वस्तु वो होता है जिनका पुनः उसका आगे उत्पादन किया जाए, जैसे धागा हो गया, कॉटन से धागा मध्यवर्ती वस्तु हो गया, इसको शामिल नहीं किया जाता, मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है। आगे ध्यान देंगे, एक परिवार द्वारा छुट्टी में जब कोई व्यक्ति अपने बगीचे में कोई काम करता है, कोई खुद से कोई चीज बनाता है, उसके मूल्य को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और पांचवी बातें आते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जो मैंने पहले बताया है, कोई भी व्यक्ति जो अपने लिए खुद को कोई वस्तु का उत्पादन करता है छुट्टी के समय अपने उपयोग के लिए, तो उसका बाजार मूल्य ज्ञात करना कठिन होता है, इसको शामिल नहीं किया जाता है। और अंतिम चर्चा करें, गैर कानूनी कार्य में शामिल कार्यों से अर्जित आय, मान लीजिए जुआ से, सट्टा से, अवैध शराब कारोबार से, इन आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगला उपाय आता है मापने का उपाय। अगला उपाय आता है मापने का आय विधि। तो जब एक वित्तीय वर्ष में जितने भी कंपनी है, जितने प्रोडक्ट है, उसके द्वारा जो अर्जित आय किया जाता है, पहले में उत्पादित वस्तु का मौद्रिक मूल्य है, और इसमें है जितने भी उत्पादन होता है सेवाओं का, वस्तुओं का, उससे जो आय प्राप्त होती है उस आय को काउंट करके राष्ट्रीय आय ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसे आय विधि कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट आता है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट।
तो कर्मचारियों के परिश्रमिक परिचालन अधिशेष और स्वयं नियोजित व्यक्तियों के मिश्रित आय को ही एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है, यानी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट लागत कीमत फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। ध्यान देंगे कर्मचारियों के परिश्रमिक में क्या क्या आता है, तो कर्मचारियों के परिश्रमिक में वेतन आता है, मजदूरी के अलावा बोनस, महंगाई भत्ता के अलावा गैर मौद्रिक लाभ, जैसे कि कोई कर्मचारी जो है मेडिकल लाभ लेता है, शिक्षा अपने बच्चों को लाभ लेता है, आवास लेता है, ये सब भी कर्मचारी के परिश्रमिक में आता है। परिचालन अधिशेष पढ़ा गया है कि अब चर्चा करेंगे स्वनियोजित व्यक्ति जैसे डॉक्टर, वकील, सलाहकार आदि की आय मिश्रित आय होती है। ध्यान देंगे आय विधि की गणना करते समय निम्न सावधानियां बरतेंगे। इसमें वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति भत्ता को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा गैर कानूनी तरीका से अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाता, जैसे लॉटरी, सट्टा, शराब से अवैध तरीका से। इसके अलावा अचानक प्राप्त आय जैसे लॉटरी से, सट्टा से, इसे जो प्राप्त होती है इसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और एक तरफा भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है। एक तरफा भुगतान किसे बोलते हैं कि मान लीजिए किसी को मैंने पैसा दे दिया, सरकार पैसा उसको दे दिया, लेकिन उससे वो पैसा रिफंड नहीं ले पाती है। यानी जैसे कि बेरोजगारी भत्ता दे दिया, आपको वृद्धावस्था पेंशन दे दिया, तो इससे सरकार को बदले में कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर सेवानिवृत्ति देती है, पेंशन देती है, तो बदले में सरकार क्या हुआ था कि सरकार उससे काम कराई है, सरकार उससे सेवा ली है, बदले में उसको वो दे रही है, तो इसको शामिल किया जाता है आय विधि में। अब आता है व्यय विधि, अंतिम विधि है राष्ट्रीय आय गणना करने का। जब किसी व्यक्ति को अपने कुल अर्जित आय में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए अपना व्यय करता है, तो इसे व्यय विधि कहा जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 40,000 आय है, उस 40,000 में से जो भी अंतिम वस्तु को, फाइनली वस्तु को, मध्यवर्ती वस्तु शामिल नहीं होते हैं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में जो व्यय करता है, तो उसे ही व्यय विधि कहा जाता है। इस व्यय विधि को हम 4 भागों में बांटते हैं। अब इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो पुरानी वस्तुओं पर किए जाने वाला व्यय को शामिल नहीं होगा। पुरानी वस्तुओं पर यानी कोई भी वस्तु जो खरीदेगा वह उसी साल का उत्पादन होना चाहिए। इसके अलावा शेयर, बॉन्ड, ऋण पत्र आदि पर किए जाने वाला व्यय शामिल नहीं होंगे। तो यह इसकी सीमा है व्यय विधि का। अब आगे चर्चा करते हैं ग्रीन जीडीपी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देंगे, जिसे हरित लेखांकन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में हुई। आर्थिक विकास के होड़ में यह देखा गया वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में पर्यावरण की काफी क्षति होती है। अब इस क्षति को भरपाई के लिए जो तरीका अपनाया गया उसे ग्रीन जीडीपी कहा गया। यानी ग्रीन जीडीपी इक्वल टू जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण का मूल्य घटा लेने पर जो बचता है उसे ग्रीन जीडीपी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण क्षति होने से हमारे पर्यावरण को बचाना है और संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। इसके अलावा प्रदूषण को नियंत्रण करना है और ऐसा प्रोडक्ट को उत्पादन करना है जो पर्यावरण का हितैषी हो। अब चर्चा करेंगे, एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम राजकृष्णन थे। उन्होंने बताया कि पिछले 5 पंचवर्षीय योजनाओं में यानी 1950 से लेकर के 1980 तक भारत की आर्थिक वृद्धि दर
भारत की वार्षिक वृद्धि दर काफी कम रही, यानी लगभग 3.5% के आसपास रही। इस वृद्धि दर को उन्होंने हिंदू वृद्धि दर कहा है। इसके लिए उन्होंने हमारी रूढ़िवादी परंपरा, हमारे समाजवादी व्यवस्था को जिम्मेवार माना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको काफी रोचक और काफी ज्ञान वाली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जय भारत।